हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक उदारीकरण के 30 साल, भविष्य की कठिन राह। क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए जीएस पेपर 3 के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आज का ये टॉपिक जिस न्यूज़ पर बेस्ड है वो इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। 30 years of economic liberalization, road ahead more daunting, need to recalibrate priorities, says मनमोहन सिंह। इस पूरी खबर को हम कुछ बिंदुओं के तहत आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे खबर की। खबर को विस्तार से समझते हुए 1991 का आर्थिक संकट और आर्थिक उदारीकरण की बात करेंगे और इसी के संदर्भ में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा को समझते हुए इसके प्रभावों पर बात करेंगे। वर्ष 2021 से तुलनात्मक रूप में इसे समझेंगे। इसके बाद सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपाय किए गए हैं और क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं और उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ एक प्रश्न रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब खबर को विस्तार से समझते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की आगे की राह 1991 के आर्थिक संकट की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ गए हैं और आर्थिक प्रगति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं तथा कोविड-19 महामारी से हुई तबाही के चलते गंभीर नुकसान का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भारतीयों के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से जांचना चाहिए। दरअसल तत्कालीन सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर बात कर रहे थे। आइए अब बात करते हैं 30 वर्ष पुराने इस आर्थिक संकट और उदारीकरण की, यानी कि 1991 के आर्थिक संकट और आर्थिक उदारीकरण की। 1991 का दौर भारत के विदेशी ऋणों के मामले में संकट का समय था, क्योंकि इस समय सरकार अपने विदेशी ऋणों के भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं थी। अधिक घरेलू मांग के कारण आयात में कमी और चालू खाता घाटे यानी सीएडी के बढ़ने की वजह से राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हो रही थी। सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और विभिन्न कार्यों पर होने वाले व्यय के चलते अतिरिक्त राजस्व की भी प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडारण में भी गिरावट आ गई थी। साथ ही देश में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की भी कमी होने लगी थी। अतः देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत करते हुए वर्ष 1991 में तत्कालीन सरकार द्वारा आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया गया। सरकार ने विश्व बैंक से $7 बिलियन का ऋण लिया, किंतु इस ऋण के लिए भारत सरकार को कुछ शर्तों को मानना था, जैसे उदारीकरण करना, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाना तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना। इसके अलावा यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और विदेशों के मध्य विदेशी व्यापार पर प्रतिबंधों को भी हटाया जाए। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें व्यापक आर्थिक सुधारों को शामिल किया गया। इसके तहत सरकार द्वारा जारी नीतियों को 3 उपवर्गों उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन में रखा गया। आइए अब बात करते हैं इस एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। सबसे पहले समझते हैं उदारीकरण को। किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, परंतु अक्सर यही सब समृद्धि और विकास के मार्ग में बाधा भी बन जाते हैं। उदारीकरण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को इन्हीं प्रतिबंधों से मुक्त करने की नीति है। इस समय आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां पूर्व की अपेक्षा कहीं व्यापक थीं। इसमें औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनियमन बाजार, व्यापार तथा निवेश पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके तहत 6 उत्पाद श्रेणियों सिगरेट, अल्कोहल, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन, जोखिम भरे रसायनों तथा औषधि भेषज के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक ही सीमित कर दिया गया। इसके अलावा विभिन्न करों की दरों को भी निरंतर कम किया गया और भारत में आयात पर लगे कड़े नियंत्रणों और उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। अतः अब हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था खत्म कर दी गई।
अब समझते हैं निजीकरण को। इसका अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसी विशेष सार्वजनिक संपत्ति या कारोबार का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय अनुशासन और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना था। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता को सुधारने के लिए उन्हें प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान की। अब बात करते हैं वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की। इसका मतलब विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। इसका अभिप्राय उन सभी नीतियों से है जिनका मकसद विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना है। वर्तमान में सूचना क्रांति के प्रसार, विभिन्न देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना आदि के रूप में इसे समझा जा सकता है। अब बात करते हैं इन सब के प्रभावों की। उदारीकरण और निजीकरण नीतियों के जरिए वैश्वीकरण से भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। एक तरफ जहां भारत तेजी से उभरते बाजारों में से एक के रूप में देखा जाने लगा, देश में गरीबी की दर में कमी आई, कई क्षेत्रों जैसे वित्त, सेवा क्षेत्र, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में विशेष रूप से समृद्धि देखी गई। वहीं दूसरी ओर आलोचकों के अनुसार कृषि तथा विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्र इन सुधारों से उतने लाभान्वित नहीं हो पाए जितने की उम्मीद की गई थी। अब वर्ष 2021 से तुलनात्मक रूप में इसे देखते हैं। वर्तमान संकट की बात करें तो ये अधिक मांग के कारण नहीं बल्कि कोविड-19 महामारी के कारण उपजा है। दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ भारत भी इस महामारी के प्रभाव से जूझ रहा है। इस महामारी के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को एक हद तक रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और मांग में भी गिरावट आई। वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में आई 7.3% की गिरावट के अलावा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा बेरोजगारी और गरीबी दोनों में ही बढ़ोतरी हुई। अब ऐसे में सरकार द्वारा किए गए उपायों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोरोना महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। इसके अलावा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम यानी PLIS की बात करें तो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों के परिणाम स्वरूप बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, IT हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल आदि सहित कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 कोविड वॉरियर को समर्पित था और इसमें वी शेप रिकवरी की बात कही गई है। आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। अब बात करते हैं अपनी खबर की। इसके अलावा अन्य कई पहलों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान भी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है। आइए अब बात करते हैं इससे संबंधित चुनौतियों की। कोरोना महामारी के कारण विवैश्वीकरण यानी डीग्लोबलाइजेशन की समस्या उजागर हो रही है, क्योंकि इस महामारी से निपटने की दिशा में कदम उठाते हुए विभिन्न देशों ने आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा सरकार को विभिन्न सामाजिक व कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए धन की आवश्यकता है। ऐसे में निजीकरण की तरफ सरकार का रुख और तेजी से विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण होना चिंतनीय है। बढ़ती जनसंख्या हमेशा से ही एक समस्या रही है और वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर भी यह एक चुनौती बनी हुई है। इतनी विशाल जनसंख्या का टीकाकरण कर कोरोना से मुक्ति स्वयं में एक जटिल कार्य है। इसी के चलते बेरोजगारी की समस्या भी और गंभीर व जटिल हो गई है। इस महामारी के दौर में एक ओर जहां अन्य मुश्किलें हैं, वहीं इस समस्या ने लैंगिक भेदभाव को और प्रबल रूप से उजागर किया है। इसका प्रभाव रोजगार आदि मामलों में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की, यानी कि आगे की राह की। नीतिगत ढांचा इस प्रकार का हो कि जो नए निवेशों का समर्थन करने वाला हो, जिससे उद्यमियों को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा जरूरत है एक विश्वसनीय नए सुधार एजेंडे की रूपरेखा की, जो न केवल जीडीपी को महामारी के संकट के पूर्व स्तर पर वापस ला सके, बल्कि विकास दर को और आगे बढ़ा सके। केंद्र व राज्य सरकारों को साथ मिलकर काम करने तथा सुधार के निर्णयों से प्रभावित विभिन्न हितधारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
इसके साथ ही रोजगार परक क्षेत्रों के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। भारत में आर्थिक उदारीकरण के 30 साल पूरे हुए हैं। इस संदर्भ में भारत की तत्कालीन आर्थिक स्थितियों को स्पष्ट कीजिए। साथ ही वर्तमान में भारत की आर्थिक स्थिति पर एक टिप्पणी कीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलेंगे कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।